मुझे कॉलेज में एडमिशन मेरी दीदी के शहर में मिला, इसलिए मैं दीदी के घर रहने लगी। मेरे जीजा जी घर पर नहीं रहते थे। एक रात मुझे दीदी के कमरे में कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी। तो जब मैंने दरवाजे के की होल से झांका तो होश उड़ गए। दीदी एक कम उम्र लड़के के साथ। मेरा नाम गीता है, मैं 18 साल की हूँ। मैंने जब कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए अप्लाई किया तो मुझे जो कॉलेज मिला था वह मेरी दीदी के शहर में था। इसलिए मेरे घर वालों ने जीजा जी से बात करके ये तय कर दिया कि मैं कॉलेज के हॉस्टल में नहीं रहूंगी, बल्कि अपनी दीदी के घर पर ही रहकर पढ़ाई करूंगी और वहीं से डेली कॉलेज जाया करूंगी। ये सुनकर मैं भी बहुत खुश थी, क्योंकि मेरी दीदी से बहुत अच्छी जमती थी। शुरू से ही हमारे बीच सहेलियों के जैसा व्यवहार था और अपनी दीदी से मिले हुए मुझे कुछ साल भी हो गए थे। हालांकि जीजा जी को लेकर मैं थोड़ा टेंशन में रहती थी, क्योंकि मेरे जीजा जी बहुत ही सख्त स्वभाव के इंसान थे। वह बहुत ही कम बात किया करते थे। इसीलिए मैं अपनी दीदी से कहती भी थी कि आपने तो बिल्कुल अपने से उल्टा दूल्हा ढूंढ लिया है। आप जितना हंसती खिलखिलाती हैं, उतना ही जीजा जी हर वक्त मुंह में लड्डू दबाए रहते हैं। मेरी इस बात पर दीदी मुझे कुछ भी ना कहती, लेकिन मैं जानती थी कि जीजा जी के स्वभाव से दीदी भी खुश नहीं रहती हैं, क्योंकि जीजा जी अपना सारा समय सिर्फ अपने काम पर ही ध्यान लगाए रहते हैं। जीजा जी एक बहुत बड़े कारोबारी हैं। जब दीदी की उनसे शादी हुई थी तो सभी लोग दीदी को बहुत किस्मत वाली कह रहे थे कि इतने अमीर परिवार में वह ब्याह कर जा रही हैं। मेरी दीदी का एक बेटा भी है जो अभी 5 साल का है। उसका नाम राहुल है। कुछ ही समय के बाद मैं दीदी के घर पहुंच गई। दीदी का घर एक आलीशान बंगला था, जहां किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मेरे वहां पहुंचने के दूसरे दिन ही जीजा जी अपने काम के सिलसिले में कहीं बाहर चले गए। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि वैसे तो दीदी मुझसे मिलने के लिए बहुत बेताब रहती थी और मुझसे मिलकर बहुत खुश हो जाती थी। लेकिन इस बार ना जाने क्यों ऐसा लगा कि जैसे मेरे उनके घर आने से उन्हें उतनी ज़्यादा खुशी नहीं हुई है। मैंने सोचा कि शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच ही कॉलेज जाना शुरू कर दिया था। एक दिन दीदी रात को मेरे पास राहुल को लेकर आई और बोली कि क्या तुम आज इसे अपने कमरे में सुला लोगी। मैंने कहा हाँ दीदी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दीदी कहने लगी कि वो दरअसल आज मैं अपने कमरे की अलमारी ठीक करूंगी। तुम्हें तो पता है कि मुझे कोई भी काम करते हुए गाने सुनने की आदत है, और अगर मैं गाने चलाऊंगी तो राहुल जाग जाएगा। बस इसीलिए आज इसे अपने कमरे में सुला लो। मैंने कहा कि आप परेशान मत होइए, मैं अच्छे से राहुल का ख्याल रखूंगी। उसके बाद मैं लेटकर सो गई। लेकिन आधी रात को मुझे जब प्यास लगी तो मैंने उठकर जग का पानी गिलास में उड़ेला तो देखा कि जग में तो पानी ही नहीं था। इसलिए मैं किचन की तरफ पानी लेने जाने लगी। तभी मुझे दीदी के कमरे से कुछ अजीब तरह की आवाज़ें सुनाई दी। मैं सोचने लगी कि दीदी इतनी रात को क्यों जाग रही हैं। मैं इस बात को नज़रअंदाज करके किचन में चली गई। लेकिन जब मैं लौट कर आई तब मुझे फिर से कुछ बहुत ही अजीब सी आवाज़ आई। इस बार मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा एक तो जीजा जी भी नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि दीदी किसी परेशानी में हो। इसीलिए सोचा कि एक बार मैं उनसे पूछ लेती हूँ कि वह इतनी रात को क्यों जाग रही हैं। इसलिए उनके दरवाजे के पास मैं पहुँची, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था, पर आवाज़ें अभी भी आ रही थीं। इसलिए मैं दरवाजे के की होल से अंदर देखने लगी कि कमरे के अंदर हो क्या रहा है। लेकिन अंदर का नज़ारा देखकर तो मेरे होश उड़ गए। मुझे सब कुछ पूरी तरह से साफ तो नहीं दिख रहा था, लेकिन जो मैंने देखा उससे मेरे पसीने छूट गए। अंदर मुझे दीदी ऐसी अवस्था में दिख रही थी जो किसी के भी होश उड़ा दे, और उनके साथ में मुझे कोई आदमी भी खड़ा दिखा जो उनके साथ उस तरह की चीज़ कर रहा था। मुझे उस आदमी का चेहरा नहीं दिखता है। वह सब देखते ही मैं तुरंत ही झटके से वहां से हट गई और घबराकर अपने कमरे में चली आई। मैं सोचने लगी कि मैंने बेकार ही दीदी के कमरे में झांक कर देखा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे क्या पता था
कि जीजा जी वापस आ गए हैं। मुझे अंदर ही अंदर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं इस बारे में कभी किसी को भी नहीं बताऊंगी कि मैंने ऐसा भी कुछ देखा था, क्योंकि किसी के भी निजी पलों को देखना बहुत ही गलत बात है। अगली सुबह मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने पहुंची तो दीदी पहले से ही वहां बैठी हुई थी। थोड़ी देर नाश्ता करने के बाद मैंने दीदी से कहा कि क्या जीजा जी अभी भी सो रहे हैं, तो दीदी ने मेरी तरफ हैरान होकर देखा और बोली कि तुम्हारे जीजा जी तो अभी अपने काम से लौट कर ही नहीं आए हैं। दीदी की बात सुनकर तो मैं दंग रह गई। उसके बाद मेरी बोलती ही बंद हो गई, लेकिन दीदी ने कहा कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि तुम्हारे जीजा जी वापस आ गए हैं। अब मैं उन्हें उनकी इस बात का क्या जवाब देती कि मैंने कल रात को क्या देखा था, जिसकी वजह से मेरे दिमाग में ये ख्याल आया। मैंने तुरंत ही बहाना बना दिया कि मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। मेरे मन में ख्याल आया कि शायद अब तक तो जीजा जी लौट आए होंगे, बस इसीलिए मुझे ऐसा लगा। उस वक्त से दीदी ने मेरी बात मान ली और मैंने भी चैन की सांस ली। लेकिन अब तो मेरे दिमाग में हजारों सवाल चलने लगे थे कि अगर जीजा जी अभी तक लौट कर नहीं आए हैं तो फिर दीदी के साथ उनके कमरे में आखिर वह आदमी कौन था, और वह दोनों उस तरह की चीज आखिर कैसे कर सकते हैं। मैं सोचने लगी कि क्या दीदी जीजा जी को धोखा दे रही हैं। फिर मैंने सोचा कि नहीं नहीं, मेरी दीदी ऐसा नहीं कर सकती है, लेकिन मैंने जो भी अपनी आंखों से देखा उसे मैं झुठला नहीं सकती थी। फिर आखिर वह सब क्या था। अब तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी कि आखिर ये सब इस घर में हो क्या रहा है। धीरे धीरे इसी तरह से दिन बीतने लगे और मैं ना चाहकर भी दीदी की हर एक हरकत पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगी थी। मैंने देखा था कि दीदी ज़्यादातर अपने फ़ोन में ही लगी रहती थी और जीजा जी घर पर नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद भी वह हर रोज़ खूब सस्ती संवरती थी। एक बार जब मैं अचानक से दीदी के कमरे में पहुंच गई तो वो किसी से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी, लेकिन मेरे कमरे में पहुंचते ही वह बुरी तरह से घबरा गई और मुझे ऐसे दिखाने लगी कि जैसे वह वीडियो कॉल पर बात नहीं कर रही थी बल्कि फ़ोन पर कुछ काम कर रही थी। मुझे ये सब बहुत अजीब लगने लगा कि वीडियो कॉल पर बात करना कोई गुनाह तो नहीं है, लेकिन फिर दीदी मुझसे ये सब छुपा क्यों रही हैं? आखिर वह किससे बातें करती हैं? समय बीत रहा था, लेकिन मेरे किसी भी सवाल का जवाब मुझे नहीं मिल रहा था। जीजा जी तो कई कई महीनों तक घर से बाहर ही बने रहते थे। दीदी एक अजीब काम ये भी करती थी कि वह कुछ कुछ दिन छोड़कर राहुल को मेरे पास लिटाने के लिए ले आती थी और कोई न कोई काम का बहाना बनाती थी। इन सब की वजह से मुझे अब दीदी के ऊपर शक होने लगा था, क्योंकि पहले तो मैं जब भी दीदी के पास आई और अगर जीजा जी घर पर नहीं हुए तो दीदी मुझे अपने कमरे में लेटने को कहती थी और मुझसे ढेर सारी बातें करती थी। लेकिन इस बार तो उन्होंने मुझे एक बार भी अपने कमरे में लेटने को नहीं कहा था और अब मुझसे बहुत ज़्यादा बात भी नहीं करती थी, बल्कि पूरा टाइम बस फ़ोन पर ही लगी रहती थी। कुछ टाइम बाद मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम हो गए और मेरी छुट्टियां शुरू हो गईं, तो मम्मी का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि वह नानी के घर जा रही हैं, इसीलिए मैं और दीदी भी वहीं से नानी के घर पहुंच जाएं। ये बात जब मैंने दीदी को बताई तो पहले तो वो इनकार करने लगी, लेकिन शाम तक पता नहीं कैसे लेकिन उनका भी जाने का मूड बन गया और अगले दिन ही हम लोग वहाँ से नानी के घर के लिए निकल लिए। मेरी नानी के यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध और खूबसूरत मंदिर था। अगले दिन हम सभी लोग उस मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए गए। हम सब भगवान के चारों ओर परिक्रमा कर ही रहे थे कि तभी मैंने देखा कि एक लड़का बड़ी तेजी से आया और वह ठीक दीदी के पीछे जाकर जबरदस्ती लाइन में खड़ा हो गया। इस बात से मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने सोचा कि मैं अभी आगे पहुंचकर इसे डांट लगाऊंगी, लेकिन तभी मैंने नोटिस किया कि वह बार बार दीदी से चिपकने की कोशिश कर रहा था और दीदी भी उसे अपने करीब देखकर बार बार मुस्कुरा रही थी। ये सब देखकर तो मैं बुरी तरह से दंग रह गई कि ये हो क्या रहा है। क्या दीदी उस लड़के को पहले से जानती हैं?
जब हमारी परिक्रमा पूरी हुई और हम सब घर की तरफ जाने लगे तो वह लड़का भी हमारे पीछे पीछे ही चलने लगा। दीदी बार बार उसे तिरछी निगाहों से देख रही थी और वह भी दीदी को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। बाकी और कोई भी इन सब बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन क्योंकि मैं पहले से ही दीदी पर शक करती थी, इस वजह से मैंने सब कुछ नोटिस कर लिया था। 2-3 दिन के बाद मेरी एक फ्रेंड का बर्थडे पड़ा और हम सब फ्रेंड्स ने प्लान किया कि हम कॉन्फ्रेंस कॉल लगाकर उसे एक साथ मिलकर विश करेंगे। इसीलिए मैं 12 बजे कुछ देर पहले ही छत पर चली गई, क्योंकि बात करने से नीचे बहुत ज़्यादा शोर होता और उससे शायद किसी की नींद खराब हो जाती। अपनी फ्रेंड को विश करने के बाद जब मैं नीचे उतरी तो मैंने देखा कि मेरे फ़ोन की बैटरी लो हो चुकी थी और मेरा चार्जर तो दीदी के पास था। इसीलिए मैं उनके कमरे में चार्ज करने के लिए चली गई। कमरे में बाहर स्ट्रीट लाइट के जलने की वजह से बिल्कुल हल्की सी रोशनी आ रही थी। मैंने जैसे ही फ़ोन को चार्जिंग पर लगाकर पलटी, ऐसा लगा कि जैसे दीदी के साथ कोई और भी लेटा हुआ है। मैं ये देखकर पहले तो थोड़ा रुकी। मैंने सोचा कि मैं पास जाकर देखूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि पता नहीं ऐसा करना ठीक होगा या नहीं। इसलिए मैं चुपके से कमरे से ऐसे बाहर चली आई जैसे मैंने कुछ भी नहीं देखा और बाहर सोफे के पीछे जाकर छुप गई। करीब 10 मिनट के बाद दीदी के कमरे से किसी आदमी को बाहर निकलते देखा। इसका मतलब मेरा शक सही था कि दीदी के कमरे में कोई दूसरा आदमी भी था जो उनके साथ लेटा हुआ था। उस आदमी को देखते ही मैं तुरंत उसकी तरफ चिल्लाकर भागी, लेकिन वह भी बहुत ही फुर्ती से भागकर बाहर चला गया और बाहर खड़ी अपनी मोटरसाइकिल को स्टार्ट करके तुरंत वहां से भाग गया। मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। जब मैं पीछे पलटी तो दीदी भी घबराई हुई मेरे पीछे खड़ी हुई थी। मैंने दीदी से कहा, वह आदमी कौन था? वो अनजान बनते हुए बोली, कौन? तुम किसकी बात कर रही हो? मुझे तो कुछ नहीं पता। मैं तो तुम्हारी आवाज़ सुनकर बाहर आई। मैंने कहा कि अभी अभी आपके कमरे से एक आदमी बाहर निकलकर मोटरसाइकिल पर बैठ कर गया। तो दीदी ने कहा कि मेरे कमरे में तो कोई नहीं था, सिर्फ मैं और राहुल ही थे। मैंने कहा कि ऐसा नहीं है, उस आदमी को मैंने आपके बगल में लेटे हुए देखा था। तो दीदी कहने लगी कि मेरा दिमाग खराब हो गया है, मुझे जागते हुए सपने आ रहे हैं। मैंने कहा मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, वो अभी मेरे सामने से निकल कर गया है। तो कहने लगी कि हो सकता है वह कोई चोर हो। अब मैं समझ चुकी थी कि दीदी से बहस करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अपनी बात को साबित करने के लिए मेरे पास कोई सबूत नहीं था। लेकिन दीदी के चेहरे का डर देखकर साफ पता चल रहा था कि मैं जो कुछ कह रही हूँ वो 100% सच था, लेकिन वो खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। इसीलिए मैंने उनसे फिर कुछ भी नहीं कहा, चुपचाप अपने कमरे में चली गई। सुबह हुई तो दीदी बहुत ही घबराई हुई सी लग रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो बार बार मुझसे बात करने की कोशिश कर रही हो और मुझे खुश करना चाहती हो। लेकिन मुझे अब अपनी दीदी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वह जीजा जी को धोखा देकर ठीक नहीं कर रही थी। खैर, कुछ दिनों के बाद हम लोग वापस लौट आए। मैंने अपने कॉलेज जाना शुरू कर दिया और दीदी पर ध्यान देना भी मैंने बंद कर दिया था। लेकिन फिर भी मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि जब से दीदी नानी के घर से लौटी थी तब से वह मुझे काफ़ी परेशान सी लग रही थी। लेकिन अब मैं उनसे बहुत ज़्यादा बात नहीं करती थी, इसलिए मैंने उनसे उनकी परेशानी का कारण नहीं पूछा। फिर एक दिन बड़ी अजीब बात हुई। जिस लड़के को मैंने मंदिर में देखा था उसी की मेरे पास फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। मैं उसकी डीपी देखते ही पहली नज़र में उसे पहचान गई, लेकिन मैंने उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। अब मुझे लगने लगा था कि हो ना हो उस रात जिस आदमी को मैंने दीदी के कमरे से चोरों की तरह निकलते हुए देखा था वह वही मंदिर वाला लड़का था। 2-3 दिन के बाद ही जब मैं कॉलेज से लौट के आई तो मेरे पास एक किसी अननोन नंबर से कॉल आया। उसने मुझसे कहा कि वह दीदी से यानी पूनम से बात करना चाहता है। तो मैंने कहा कि आप कौन बोल रहे हैं? तो कहने लगा कि तुम अपनी दीदी को फ़ोन तो दो, वो खुद ब खुद मुझे पहचान जाएंगी। मुझे लगा कि होगा कोई दीदी की पहचान वाला, इसीलिए मैंने जाकर दीदी को फ़ोन पकड़ा दिया।
दीदी मुझे कहने लगी कि तुम्हारे फ़ोन पर आखिर मेरा किसका फ़ोन आ गया। तो मैंने कहा कि मुझे नहीं पता। मैंने उससे पूछा पर वो कह रहा है कि आप उसे खुद ही पहचान जाएंगी। उसके बाद दीदी ने जैसे ही उस इंसान से बात करना शुरू किया, उनके चेहरे का रंग सफ़ेद हो गया। वो तुरंत ही घबरा कर मेरा फ़ोन लेकर अपने कमरे में चली गईं और दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये इंसान कौन था जिससे बात करते ही दीदी की हालत खराब हो गई। थोड़ी देर के बाद जब दीदी अपने कमरे से निकल कर आईं तो वह बहुत ही डरी हुई लग रही थी और मुझसे कहने लगी कि अभी जिस नंबर से तुम्हारे पास फ़ोन आया है उसे अभी के अभी ब्लॉक कर दो। मैंने कहा कि लेकिन ये नंबर है किसका? तो कहने लगी कि तुमसे जितना कह रही हूँ उतना ही करो, ज़्यादा सवाल जवाब मत करो। मैंने उस नंबर को तुरंत ही ब्लॉक कर दिया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दीदी ये सब कर क्या रही हैं और ये लड़का कौन है और इसके पास आखिर मेरा नंबर कहाँ से आ गया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि अभी तक जो कुछ चल रहा है वह तो कुछ भी नहीं। असली बिजली तो अब मेरे ऊपर आगे गिरने वाली थी। मेरा रिजल्ट आने वाला था और मुझे पूरा भरोसा था कि मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाऊंगी। इसलिए मैंने किसी को भी अपने रिजल्ट के आने के बारे में नहीं बताया था ताकि मैं सबको सरप्राइज कर सकूं। जब मैं कॉलेज पहुंची तो मुझे पता चला कि मैं फर्स्ट डिवीज़न से पास हुई हूं। इसलिए मैं खुशी के कारण मिठाई लेकर कॉलेज से जल्दी ही घर आ गई और भागती हुई सीधा दीदी के कमरे में पहुंची। लेकिन अंदर जो नज़ारा मैंने देखा उससे मेरे पैरों के नीचे की ज़मीन ही निकल गई थी। मैंने देखा कि दीदी बेड पर बैठी हुई थी और उनके हाथों में ढेर सारी गोलियां थीं जिन्हें उन्होंने एक साथ अपने मुंह में डाल दिया और पानी का घूंट भरकर उन्हें खाने वाली थी कि मैं तुरंत ही आगे बढ़ी और मैंने उन्हें कस के धक्का दिया और उनका मुंह पकड़कर उनके मुंह से गोलियों को जबरदस्ती निकलवाया। इस सब ने तो मेरी जान निकाल कर रख दी थी। जब सारी गोलियां दीदी के मुंह से निकल चुकी थीं तब जाकर मैंने कहीं चैन की सांस ली। दीदी बुरी तरह से रो रही थीं। मैंने उनसे कहा कि आपका क्या दिमाग खराब हो गया है? आप ये क्या करने जा रही थीं? आपने एक बार भी अपने पति और अपने छोटे से बेटे के बारे में नहीं सोचा? आपके बाद उनका क्या होता? और फिर आखिर ऐसा क्या हो गया जो आप ऐसा घटिया कदम उठाने जा रही थीं? अगर मैं सही वक्त पर ना आती तो न जाने क्या से क्या हो जाता। मेरी बात सुनकर दीदी और तेज तेज रोने लगी और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और कहने लगी, गीता मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं क्या करूं? मैं मजबूर हूं। मैं ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुकी हूं जिससे निकल पाना मेरे बस में नहीं है। मेरे पास अभी इसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं बचा था। मैंने दीदी से कहा कि आखिर बात क्या है जो आप ये सब करने को मजबूर हो गई हैं। तो दीदी कहने लगी कि तुम्हें नहीं पता, मैंने एक बहुत ही बड़ा पाप किया है और उस पाप की ही आज मुझे ये सज़ा मिल रही है। मेरे कदम गलत दिशा में चले गए और उसका ही नतीजा आज मैं भुगत रही हूँ कि मैं कहीं की भी नहीं रही हूँ। मैंने कहा, आप मुझे साफ साफ क्यों नहीं बताती? पहेलियाँ क्यों बुझा रही हैं? तो दीदी कहने लगी कि मैं तुझे ये सब नहीं बता सकती क्योंकि मैं वैसे ही अपने किए पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। तुझे बताकर और ज़्यादा शर्मिंदा नहीं हो सकती। तूने मुझे बचाकर ठीक नहीं किया। मैं इस ज़िंदगी के काबिल नहीं हूँ। मैंने दीदी से कहा कि आप ऐसी फालतू की बातें क्यों कर रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बहुत अच्छी हैं और मेरी एक बात याद रखिएगा, हम सब इंसान ही हैं और हमसे गलतियां हो जाती हैं। अगर आपको किसी का ख्याल नहीं है तो कम से कम राहुल का ख्याल तो करिए। आप उसकी माँ हैं। वो अभी कितना छोटा है, क्या आप उसे प्यार नहीं करती? ये सुनकर दीदी और भी ज़्यादा रोने लगी। दीदी ने कहा, लेकिन मैं ऐसी मुश्किल में पड़ गई हूँ कि उससे अब मैं निकल नहीं सकती। मैंने कहा कि दुनिया की ऐसी कोई भी मुश्किल नहीं है जिसका कोई हल ना हो। आप एक बार मुझे अपनी परेशानी बताकर तो देखिए। दीदी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें तब बताऊंगी जब तुम वादा करो कि तुम्हारे जीजा जी को इस सब के बारे में किसी भी हाल में पता नहीं चलना चाहिए। मैंने कहा, वादा कर रही हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी।
उसके बाद दीदी ने मुझे जो कुछ बताया उसे सुनकर तो मेरे ऊपर ऐसा लग रहा था कि जैसे एक के बाद एक बिजली गिरती ही चली जा रही थी। दीदी बोली कि तुझे तो ये अच्छे से पता है कि तेरे जीजा जी बहुत ही सख्त मिजाज के हैं और उन्हें अपने काम के आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता। मैंने हमेशा से एक ऐसा पति चाहा था जो मुझको प्यार करे। मैं उसके लिए तैयार हूँ और वह मेरी तारीफ करे, लेकिन तेरे जीजा जी ने शादी के बाद कभी भी मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया। मैं चाहे कितना भी अच्छा श्रृंगार कर लूं, चाहे कुछ भी कर लूं, लेकिन उन्होंने कभी भी नज़र भर कर मुझे नहीं देखा। मैं हमेशा उनके प्यार को पाने के लिए तड़पती रही, पर उन्होंने कभी भी मेरी कदर नहीं की। इस वजह से न जाने कब धीरे धीरे मेरे और उनके बीच दूरियां बढ़ती चली गईं और हम दोनों सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए ही एक पति पत्नी बनकर रह गए। मुझे अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस होने लगा था। जब भी मैं अपनी सहेलियों के मुंह से उनके पतियों के बारे में सुनती कि इस बार एनिवर्सरी पर या करवा चौथ पर उनके पतियों ने उन्हें इस तरह का गिफ्ट दिया, या जब वो तैयार हुई तो उनके पति उनकी इतनी तारीफ़ें कर रहे थे, या वह अपने पति के साथ यहाँ घूमने गईं वहाँ घूमने गईं, तो मुझे ये सुनकर बहुत ही जलन महसूस होती। मुझे हर वक्त अपने जीवन में ये कमी महसूस होती रहती। ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी तरफ से अपने मन की बात तेरे जीजा जी को समझाने की कोशिश नहीं की, लेकिन मुझे उनकी तरफ से हमेशा ये सुनने को मिला कि ये सब चोचलेबाजी मुझे नहीं पसंद। चुपचाप गृहस्थी पर ध्यान दो और बच्चे को संभालो। क्या पति पत्नी के बीच सिर्फ यही सब होता है? प्यार की, मनोहार की कोई जगह नहीं होती? ये सब की वजह से धीरे धीरे मैं बहुत ज़्यादा उदास रहने लगी थी कि एक दिन मेरी एक सहेली मुझसे मिलने के लिए घर आई और उसने मुझे फेसबुक के बारे में बताया। उसने कहा कि आजकल तो लोग फेसबुक पर नए नए लोगों से दोस्ती करते हैं और अपना समय बिताते हैं, और ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ नए लोगों से जुड़ सकती हो, बल्कि अपने पहचान के लोगों से भी फेसबुक के जरिए जुड़ी रह सकती हो। फेसबुक पर अपनी तस्वीरें साझा कर सकती हो और अगर उनसे बात करना चाहो तो उसकी भी सुविधा फेसबुक पर होती है। उसने तुरंत मेरी फेसबुक पर एक आईडी बनाकर तैयार कर दी, लेकिन मुझे उस समय कोई खास रुचि नहीं आ रही थी। शाम को ही मेरे फ़ोन पर फेसबुक के नोटिफिकेशन की रिंगटोन बजी। मैंने जब देखा तो किसी एक लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट पड़ी हुई थी। मैंने उसे देखकर नज़रअंदाज कर दिया। जब रात को मैं सारा काम निपटा कर फ़ोन लेकर बैठी तो मैंने देखा कि उस लड़के ने मुझे बहुत सारे फेसबुक पर मैसेज कर रखे थे, जिनमें उसने लिखा था कि मैडम, आप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने में इतनी देर क्यों लगा रही हैं? क्या आपको मुझसे दोस्ती करने में रुचि नहीं है, या फिर आप भाव खा रही हैं? मैंने उसके मैसेजेस को पढ़कर भी उनका कोई रिप्लाई नहीं दिया। अगले दिन दोपहर को मेरे फ़ोन में जब बहुत सारे नोटिफिकेशन आए तो मैंने फेसबुक ओपन करके देखा तो उसी लड़के ने मुझे मैसेज कर रखे थे। उसने लिखा था कि अच्छी बात है जो आप मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने में इतना समय लगा रही हैं। खूबसूरत लोगों को पूरा हक बनता है कि वह अपने चाहने वालों को इंतज़ार करवाएं। उसकी बात पढ़कर मैं सोचने लगी कि क्या वाकई में मैं खूबसूरत हूँ, क्योंकि शादी के बाद तो मेरे अंदर से ये ख्याल ही कहीं खो गया था। उस दिन भी मैंने उसके एक भी मैसेजेस का जवाब नहीं दिया, लेकिन वो हर रोज़ मुझे लगातार मैसेज करता रहा जिसमें मुझे रिक्वेस्ट करता कि मैं उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लूँ, क्योंकि मैं उसे बहुत अच्छी लगती हूँ और एक अच्छा दोस्त तो हर कोई अपने जीवन में चाहता है। उसके अलावा न जाने वह मेरी कितनी तारीफ़ें करता। फिर एक दिन मैंने सोचा कि बेचारा हर रोज़ मुझे मैसेजेस करता है और मैं हूँ कि इसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करती, इसलिए मैंने तरस खाकर उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। उसका नाम राजीव था। शुरुआत में तो हमारे बीच सिर्फ नॉर्मल ही बातचीत हुई। वो अक्सर मेरी हर बात में तारीफ़ करता और मुझसे कहता कि मैं दिखने में बहुत ही सुंदर हूँ। उसकी बातों में न जाने कौन सा जादू था कि उससे बात करके मुझे धीरे धीरे अच्छा लगने लगा और फिर तो जैसे उसे हर बात बताने की मेरी आदत सी हो गई।
उसे न जाने कैसे मेरे मूड का पता चल जाता था कि कब मैं उदास हूँ या कब मैं परेशान हूँ। वह मेरे बात करने के अंदाज से एक बार में ही मेरे मन की बात समझ लेता था। ये देखकर मैं बहुत हैरान रह जाती थी कि मेरी परेशानी जो मेरे पति सामने है उनको तक नहीं दिख रही, लेकिन ये लड़का जो मुझसे इतनी दूर बैठा हुआ है मेरे बात करने के अंदाज से ही मेरे मन के सारे हाल को बयां कर देता है। अगर कभी मुझे चोट लग जाती तो तुम्हारे जीजा जी को तो मेरे किसी भी दर्द या तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अगर उसे मैं अपनी तकलीफ के बारे में बताती तो वह बेहाल हो जाता और मुझे बार बार खुद का ख्याल रखने के लिए कहता। इसी बीच करवा चौथ पड़ा और मैं तुम्हारे जीजा जी के लिए बहुत अच्छे से तैयार हुई, लेकिन तुम्हारे जीजा जी से कहने के बावजूद भी वह उस दिन अपने ऑफिस से जल्दी लौट कर नहीं आए। मैं भूखी प्यासी उदास बैठी उनका इंतजार कर रही थी कि तभी उस लड़के का फेसबुक पर वीडियो कॉल आने लगा। मैंने वीडियो कॉल उठाई तो वो खुश होकर मुझसे बोला कि मैं आपको एक बार देखना चाहता था, बस इसीलिए मैंने आपको कॉल किया। मैं जानता हूँ कि इस वक्त आप बिजी होंगी, लेकिन क्या करूँ, मैं अपने मन को समझा नहीं पा रहा था। मैंने उससे कहा कि नहीं, मैं इस वक्त बिजी नहीं हूँ। तो कहने लगा, और सर ने आपको करवा चौथ पर क्या गिफ्ट दिया? उसकी ये बात सुनकर जैसे मेरे दिल में दबा हुआ दर्द मेरी आंखों से बहने लगा। वह मुझे रोता हुआ देखकर बुरी तरह से परेशान हो गया और पूछने लगा कि आखिर बात क्या है। तो मैंने उसे सब कुछ बता दिया कि मैं भूखी प्यासी इनका इंतज़ार कर रही हूँ, लेकिन ये अभी तक नहीं आए। ये सुनकर वो नाराज होने लगा कि सर को आपकी बिल्कुल कदर ही नहीं है, न जाने कैसे इंसान है वह। मेरी बीवी अगर इतनी सुंदर होती तो मैं तो उसे पलकों पर बिठा कर रखता, लेकिन सर हैं कि आप पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते। कम से कम आज के दिन तो उन्हें आपका ख्याल होना चाहिए। आप न जाने कब से भूखी प्यासी बैठी हैं। वो मुझसे बोला, लेकिन आप अपने मन को उदास मत करिए, मेरी खातिर एक बार मुस्कुरा दीजिए। मैंने उससे कहा कि मेरा बिल्कुल भी मुस्कुराने का मन नहीं है। तो कहने लगा कि सच में आज भी सर ने आपका मूड खराब कर दिया। मैंने उससे कहा, तुम तो बड़े ही रोमांटिक पति हो। तो कहने लगा, और क्या, आपने मुझे क्या समझ रखा है, मैं आपके सर की तरह थोड़ी ना हूँ। फिर वह मुझे शरारत भरे लहजे में बोला कि इसीलिए तो मैंने आपको कॉल किया। मैंने सोचा कि हर कोई उस चांद को देख रहा है तो मैं भी तो अपने चांद को देख लूं। उसकी बात सुनकर न जाने क्यों लेकिन मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह भी खुश होकर बोला, अरे वाह, मेरा चांद मुस्कुराते हुए कितना हसीन लग रहा है। मैंने उसे डांटते हुए कहा कि तुम मुझसे इस तरह की बातें मत किया करो। तो कहने लगा, क्यों, क्या आपको मेरी ये बातें अच्छी नहीं लगती? मैंने कहा, क्योंकि तुम मुझसे बहुत छोटे हो। तो कहने लगा कि छोटा बड़ा क्या होता है, पसंद तो आखिर पसंद ही होती है। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह मेरी बात मान ही नहीं रहा था और फिर उसने मुझे प्रपोज कर दिया, जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। मुझे उस वक्त समझ ही नहीं आया कि आखिर ये अचानक से क्या हो गया। वह कहने लगा कि वह मुझे चाहता है और मुझे तुम्हारे जीजा जी को छोड़ने के लिए कहने लगा। मैंने उसे कहा कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो। तो बोला कि आखिर इस सब में बुराई ही क्या है, मैं आपको सच्चे दिल से प्यार करता हूँ और आप मुझे जब मैंने देखा कि वह मेरी कोई बात समझने को तैयार ही नहीं है तो मैं फ़ोन स्विच ऑफ करके रख दिया। उस दिन तुम्हारे जीजा जी करीब रात के 2 बजे तक लौट कर आए और बस उन्होंने एक फॉर्मेलिटी के तहत मुझे पानी पिलाकर आराम से लेट कर सो गए। उस दिन भी उन्होंने मेरी तरफ एक नज़र भी नहीं देखा। उनकी इस बेरुखी से मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। लेकिन उस रात मैं राजीव के प्रपोज़ल के बारे में सोचती रही। 3 दिन तक मैंने अपने फ़ोन को ऑन नहीं किया, लेकिन ये मैं ही जानती थी कि 3 दिन तक मैं खुद पर कितनी मुश्किल से कंट्रोल कर पाई। न जाने क्यों, लेकिन मैं भी उस लड़के की तरफ अब आकर्षित होने लगी थी। इसलिए 3 दिन के इंतज़ार के बाद मैं खुद से ही जब फ़ोन ऑन किया तो उसके इतने सारे मैसेजेस पड़े हुए थे कि क्या बताऊं। और मैसेजेस को पढ़कर लग रहा था कि मेरी फ़िक्र और दूरी में वह पागल हुआ जा रहा है। मेरे लिए कोई इस हद तक दीवाना हो सकता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये देखकर मुझे बहुत ही खुशी महसूस होने लगी।
थोड़ी देर के बाद उसका मेरे पास मैसेज आया कि थैंक गॉड आपने अपना फ़ोन ऑन कर लिया, वरना मुझे तो लगा कि मैं शायद आपके इंतज़ार में ही मर जाऊंगा। मैं उससे कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। उस दिन के बाद से हमारे बीच बातचीत का जो तरीका था वह बिल्कुल ही बदल गया था। मुझे वह पसंद आने लगा था और मुझे भी ये लगने लगा कि तुम्हारे जीजा जी के साथ रहकर मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। इसलिए मैं भी उसकी तरफ खिंचती चली गई। उसने मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दिया था और मेरे बारे में भी सब कुछ जान लिया था। इसलिए एक दिन अचानक ही वह मेरे घर आ गया। उसे देखकर मैं बुरी तरह से घबरा गई। लेकिन उस दिन तुम्हारे जीजा जी घर पर नहीं थे। हमने साथ में बहुत अच्छा समय बिताया। मुझे जो खुशी उसके साथ मिली थी वह इससे पहले कभी भी नहीं मिली। फिर तो वो अक्सर ही घर आने लगा और हमने अपनी हदें पार कर दी। जब हम लोग नानी के घर गए थे तो वहाँ मंदिर में भगवान के दर्शन के वक्त भी वह मुझसे मिलने आया था और जिस इंसान को रात को तुमने कमरे से बाहर निकलते देखा था वह और कोई नहीं, वही था। मैं पूरी तरह से उसके प्यार में पड़ चुकी थी और उससे शादी करने का मन बना चुकी थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह एक बहुत बड़ा धोखेबाज है। इस सब के बीच में वो मुझे थोड़े बहुत पैसे भी लेता रहा। मैं उसके प्यार में थी, इसीलिए कभी उससे कोई सवाल नहीं किया। लेकिन जब हम नानी के घर से लौट के आए तो उसने मेरे सामने जो शर्त रख दी उसे सुनकर तो मैं दंग रह गई। मैंने दीदी से कहा कि आखिर उसने ऐसी कौन सी शर्त रख दी। तो दीदी ने कहा कि अब वह जो कुछ भी अभी तक मेरे साथ करता आया था वही सब तुम्हारे साथ करना चाहता है। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। दीदी ने कहा कि मैंने जब उसे खरी खोटी सुनाई और उसे कहा कि आज के बाद वो मुझे फ़ोन ना करे तो उसने न जाने कहाँ से तुम्हारा नंबर निकाल लिया और तुम्हारे फ़ोन पर फ़ोन कर दिया। मुझे लगा था कि मैं अगर अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके रखूँगी तो मेरा उससे पीछा छूट जाएगा, लेकिन मैं गलत थी। उसने मुझसे कहा है कि अगर मैंने तुम्हें उसके पास नहीं भेजा तो वह मेरी और उसकी अभी तक की जो भी बातें हुई हैं और जो वीडियो कॉल हुए हैं उन सब की रिकॉर्डिंग उसके पास है और वो उन्हें मेरे पति को दिखा देगा। इसलिए मैं तुमसे कह रही थी कि मेरे पास अब और कोई भी रास्ता नहीं बचा है सिवाय खुद को ख़त्म कर लेने के, क्योंकि मैं तुम्हें इस दलदल में नहीं धकेल सकती। लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करती हूँ तो मेरी बसी बसाई गृहस्थी बर्बाद हो जाएगी। मैंने उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली और सब कुछ बर्बाद कर लिया। मैंने दीदी से कहा कि आप फिक्र मत करिए, हमें ठंडे दिमाग से सोचने की ज़रूरत है। कुछ देर तक सोचने के बाद मैंने दीदी से पूछा कि जिस तरह से उसे आपका एड्रेस पता है, इस तरह से क्या आपको भी उसका एड्रेस पता है? तो दीदी ने कहा कि हाँ, उसने मुझे अपना पता बताया था। मैंने कहा तो फिर ठीक है, हम दोनों कल सुबह ही उसके घर के लिए निकलेंगे। जब उसकी सारी हरकतें उसके घर वालों के सामने खुलकर आएंगी तब तो उसे अपनी शर्त से पीछे हटना ही होगा। मेरी बात सुनकर दीदी बहुत खुश हो गई और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। अगले दिन ही मैं और दीदी राजीव के घर पर पहुंच चुके थे। लेकिन वहां जाकर जो हमें पता चला उसे तो हमें ऐसा लगा जैसे हमारे सारे रास्ते बंद हो गए हैं। राजीव के परिवार ने बताया कि उन्होंने कुछ साल पहले अपने बेटे से सारे रिश्ते खत्म कर दिए क्योंकि उसकी हरकतें बहुत ही गिरती चली जा रही थीं। वह न जाने कितनी औरतों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनसे पैसे ऐंठता था, जिसकी वजह से कई औरतों ने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी, जिससे हमारी बहुत बदनामी हो रही थी और हम लोग भी उसकी हरकतों से तंग आ चुके थे। अब वह 3 साल से कहाँ है हमें नहीं पता। ये सब सुनकर तो हम निराश होकर वापस घर लौट आए। उसके बाद उसी शाम को उस लड़के का एक बार फिर से दीदी के पास फ़ोन आने लगा और वह अपनी वही मांग दीदी के सामने रखने लगा। दीदी बेचारी उसके सामने रोने लगी और गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं था। मैंने दीदी से कहा कि आप उसे कह दीजिए कि हम उसकी मांग पूरी करने के लिए तैयार हैं। दीदी हैरान होकर मेरी तरफ देख रही थी। उन्होंने कहा कि क्या तुम पागल हो गई हो? मैंने तुरंत ही उस लड़के से कहा कि तुम जगह बताओ कि मुझे कहाँ पर आना है, मैं वहीं पहुँच जाऊँगी।
उसने मुझे पहुंचने वाली जगह का नाम और समय बता दिया और खुश होकर फ़ोन को रख दिया। दीदी हैरानगी से मेरा चेहरा देख रही थी। उन्होंने कहा कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ही चुकी हूँ। तुम भी अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने पर क्यों तुली हुई हो? मैंने कहा कि अब हमारे सामने कोई भी रास्ता नहीं है। अगले दिन मैं तैयार होकर राजीव की बताई हुई जगह पर जाने लगी तो दीदी ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मैं उनसे कहा कि अब ये सब कुछ खत्म करने का वक्त आ चुका है। दीदी को मेरी कोई बात समझ में ही नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके दिमाग की हालत खराब सी हो गई हो। मैंने उन्हें समझाया तो वह कहने लगी कि ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगी। उसके बाद मैं और दीदी उसकी बताई हुई जगह पर पहुंच गए। वो जगह कोई बंद फैक्ट्री थी जो किसी वीरान जगह पर बनी हुई थी। जब उस लड़के ने मुझे और दीदी को साथ में देखा तो उसने दीदी से कहा कि अभी उसे सिर्फ मुझसे काम है, इसीलिए दीदी वहाँ से चली जाए। लेकिन दीदी ने इनकार कर दिया। तभी उसने दीदी को धमकाते हुए कहा कि अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो वो अभी के अभी उसके और दीदी के बीच की सारी चीज़ों के बारे में जीजा जी को बता देगा। ये सुनकर एक बार दीदी फिर से घबरा गई और वहाँ से जाने लगी। तभी वह मेरे साथ अपने इरादों को पूरा करने के लिए हावी होने लगा। मैंने उसके गाल पर खींचकर एक तमाचा मारा था। वो बुरी तरह से बौखला गया और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा कि तभी वहाँ पर पीछे से पुलिस आ गई। पुलिस को देखकर वह पूरी तरह से हड़बड़ा गया और दीदी भी हैरानगी से सब कुछ देख रही थी। थोड़ी देर में पुलिस राजीव को पकड़कर अपने साथ ले गई। मेरी फ्रेंड सोना और मोहित भी पुलिस के साथ आए हुए थे। दीदी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने दीदी को बताया, दरअसल मेरे फ्रेंड मोहित के भैया इस शहर के एसपी हैं। जब मुझे कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा था तो मैंने मोहित से मदद लेने की सोची, इसीलिए मैंने उसे सब कुछ बता दिया। इसके बाद मोहित ने अपने भाई को इन सारी बातों के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि अगर हम राजीव को रंगे हाथों ही पकड़ेंगे तो उस पर केस काफ़ी मजबूती से बना सकते हैं, जिससे उसे अच्छी खासी सज़ा दिलाई जा सकती है। क्योंकि इससे पहले वह जो भी करता आया है या उसने जो भी जिसके साथ किया है उन सब में वह इसीलिए छूट जाता था क्योंकि उसके खिलाफ कोई भी सबूत ना मिलने की वजह से उस पर कोई भी खास सज़ा नहीं मिली, जिसकी वजह से उसके इरादे मजबूत होते चले गए। लेकिन इस बार अगर हम उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे तो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवा सकते हैं, जिससे उसे सबक मिलेगा। बस इसी वजह से मैंने राजीव की सारी शर्तें तुरंत ही मंजूर कर ली थी। इसके बाद मैं और दीदी घर लौट आए। शाम को मोहित ने मुझे फ़ोन करके बताया कि राजीव के पास मेरी दीदी के खिलाफ जो भी सबूत थे वो सारे उसके भाई ने मिटा दिए हैं, इसलिए उन्हें अब बिल्कुल भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने सारी बातें दीदी को बता दी तो उनके दिल पर रखा हुआ एक बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया। उन्होंने मुझे गले लगाकर कई बार शुक्रिया बोला। उस दिन के बाद से सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन दीदी अब बहुत ज़्यादा उदास रहने लगी थी क्योंकि वह खुद को अपराध बोध से मुक्त ही नहीं कर पा रही थी। मैंने दीदी से कहा कि इंसान को दूसरे से प्यार की उम्मीद ज़रूर रखनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमें वह प्यार ना मिले तो हम खुद से प्यार करना ही छोड़ दें। हमें अपने आप से प्यार करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर जीजा जी आप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो क्या हुआ, आप बताइए, क्या आप खुद पर ध्यान दे रही हैं? मेरी बात सुनकर दीदी मेरी तरफ हैरानगी से देखने लगी। मैंने कहा कि आपने अपने आप को सिर्फ घर के कामों को संभालने में ही व्यस्त कर रखा है, जिससे फ्री होने के बाद आपको अकेलापन महसूस होता है, लेकिन आप वह क्यों नहीं करती जो आपको पसंद है। मैंने दीदी से कहा कि शादी से पहले आप कितनी अच्छी अच्छी ड्रेसेस सिलकर मुझे भेजती थीं, वह सब देखने में कितनी सुंदर लगती थी। आप दोबारा से सिलाई कढ़ाई का काम शुरू क्यों नहीं करती? मेरी बात सुनकर दीदी को हौसला मिला और उन्होंने थोड़े से पैसे लगाकर एक छोटा सा बुटीक खोल लिया, जिसमें मैंने भी उनकी मदद की। कुछ दिनों में उनके हाथों की बनी हुई खूबसूरत पोशाकें शहर के लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने लगी।
जब दीदी ने अपने खुद के पैसे कमाने लगी तो उनके चेहरे पर जो आत्मविश्वास की चमक थी वो देखने के काबिल थी। उसके बाद मैंने दीदी से कहा कि आप अपने हुनर को सिर्फ एक शहर तक क्यों रखना चाहती हैं? आप अपने हुनर की वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालिए, फिर देखिए लोग आपके काम को कितना सराहेंगे। सोशल मीडिया के एक नए प्लेटफॉर्म का नाम सुनकर दीदी बुरी तरह से घबरा गईं और मुझसे कहने लगी कि अब मुझे सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा डर लगने लगा है, क्योंकि इसकी वजह से मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ। इसीलिए अब मैं इस सब में दोबारा नहीं पड़ना चाहती। मैंने कहा कि सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन उसको इस्तेमाल करना हमारे ऊपर है। अगर हम उसे सही तरह से इस्तेमाल करेंगे तो वह हमें हमेशा फ़ायदा ही पहुंचाएगा, नुकसान नहीं। इसलिए आप फिक्र मत करिए। मैंने दीदी के वीडियोस बनाकर यूट्यूब पर डालना शुरू कर दिए और 1 साल के अंदर अंदर ही यूट्यूब पर भी दीदी के वीडियोस बहुत पसंद किए जाने लगे और उनकी बनाई हुई ड्रेसेस की डिमांड देश के अलग अलग हिस्सों से भी आने लगी। इसलिए दीदी ने अपनी ड्रेसेस को ऑनलाइन सेलिंग करना भी शुरू कर दिया। धीरे धीरे दीदी की पहचान एक बिजनेस वुमन के तौर पर होने लगी। ये देखकर जीजा जी को भी बहुत खुशी होने लगी और उनका व्यवहार भी दीदी के प्रति बदलने लगा। धीरे धीरे जीजा जी और दीदी के बीच में सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। आज दीदी अपने करियर में भी मुकाम पर हैं और अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत खुश हैं। दोस्तों, आज का ज़माना सोशल मीडिया का है, इसीलिए हर कोई आज सोशल मीडिया पर अपनी चीज़ों को शेयर कर रहा है और नए नए लोगों से जुड़ रहा है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन कई बार सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हमारे लिए बड़ी मुसीबत भी बन जाते हैं, क्योंकि हम उन पर नए नए लोगों से मिलते हैं और उन नए लोगों में ये ज़रूरी नहीं कि सामने वाला इंसान अच्छा ही हो, क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स पर अगर अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं। इसीलिए इन सब बातों का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए और कभी भी किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार जब किसी इंसान से हम हर रोज़ भी मिल रहे होते हैं, उसके बाद भी हम उसके व्यवहार को अच्छे से समझ नहीं पाते, तो फिर सिर्फ मैसेजेस के द्वारा किसी से बात करके हम किसी की नीयत के बारे में कैसे समझ सकते हैं। इसीलिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमेशा सावधानी के साथ करिए। तो दोस्तों, आपको मेरे द्वारा लिखी हुई ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिख जाएगा, जो कि हार्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।